प्रदेश के रायसेन गांव में रामकृष्ण धाकड़ का घर काफी बड़ा है और उनका परिवार भी काफी बड़ा है। सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो आइए अब बारी है इनके परिवार वालों से मिलने की और जानने की रामकृष्ण के बारे में कई और सारी बातें। जब शूट पे रहते हैं तो हमको एक चिंता रहती है कि भैया कहीं ना कहीं इनसे बात हो जाए, चूंकि ये घर को संभाल रही हैं और घर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो हम पहले किया करते थे। तो इनसे हम कहीं ना कहीं बात करते ही रहते हैं, जैसे फ्री हो तत्काल फ़ोन कर लेंगे, क्योंकि भैया ये तो शूटिंग चली रही है, अगर बात नहीं कर पाए तो घर पर एक नई शूटिंग चालू हो जाएगी और उसका कट होना भी मुश्किल रहता है। इसलिए भैया ये शूटिंग की व्यवस्थाएँ संभाल के जरूर रखनी होती। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार? जब बात नहीं हो पाती, जब आप दुखी रहती हो या टेंशन में रहती हो, तो कैसा क्या लगता है अपनी बात हो जाती जो? जी आप तो हमारे लिए पकड़ के बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप पूछो। जी आप तो हमारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारी दे गए, मम्मी जी की, पापा जी की, घर वालों की, सारी फैमिली की सब जिम्मेदारी। तो और क्या, जैसे आप मेरा मोबाइल पे टाइम पास करते हो, जैसे कोई कुछ नया सुनाते हो जब मूड ऑफ रहता है, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप आज मुझे घर पे भी वही कुछ ऐसा सुनाओ जो जिसमें मज़ा आए। हाँ तो बिल्कुल, जो जब शूटिंग का दौर रहता है तो मैं इनको कुछ ना कुछ ऐसा सुनाता रहता हूँ जिससे कि इनका मूड अगर ऑफ होता है तो सही हो जाता है। तो मैं कभी कभी इनसे यही बोल देता हूँ कि देखो एक बेहतरीन सा डायलॉग आ रहा है दिमाग में, वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, और शूटिंग के टाइम में कॉल करने का न कोई जतन कीजिए, शूट के दौर में कॉल करते नहीं, ये डायलॉग का टाइम है, डायलॉग का रटन कीजिए। तो भैया उस समय मुझे डायलॉग रटना पड़ता है तो मैं उसमें लगा रहता हूँ, इसलिए शूट के टाइम में कॉल नहीं कर पाता, इनको नए नए डायलॉग बना के सुनाता रहता हूँ, है ना? तो ये तुम्हारा फेमस डायलॉग सबसे कौन है जो मैंने अभी तक सुना है उनमें? अभी तक तुम्हें डायलॉग जो सुनाया उनमें फेमस डायलॉग कौन सा है जो तुम्हें पसंद है? जी अभी तक तो धाकड़ भैया, और अभी जो नया एपिसोड आया है तारक मेहता का फटाफट, वो भी ज़्यादा अच्छा है। धाकड़ भैया से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो भैया इनको धाकड़ भैया पसंद है, धाकड़ भैया मैं इनको सुना देता हूँ। तो हमारा नाम है रामकृष्ण धाकड़ उर्फ धाकड़ भैया। इधर के वीज़ा भी हम ही हैं, इधर के पासपोर्ट भी हम ही हैं, इधर के ब्रांड भी हम हैं और इधर के ब्रांड एम्बेसडर भी। और वो कहा कहते हैं, वो जो आसमान में उड़ता है ना, फर फर फर, कहा कहते हैं उससे, कबूतर, वो भी जब उड़ता है ना तो उसको भी हमरी यानी धाकड़ भैया की इजाज़त की ज़रूरत होती है। तुम साले मुंबई से यहाँ के शायर बने फिर रहे हो, देखो यहाँ के लॉन्डन को आज की ना सिखाओ, यहाँ चलत है बस गोली और गाली, और बेटा गाली तो हम देते नहीं है और गोली तुम साले सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहे हैं निकल लो यहाँ से, निकल लो। मर रहा हम तुम्हें कबीर और तुलसी का इतना छोटा दोहा बनाएंगे, इतना छोटा दोहा बनाएंगे कि ना तो तुम्हें कोई पढ़ पाएगा और ना ही तुम्हें कोई गा पाएगा, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि नहीं बनेगी। निकलो। कैसा है? बहुत अच्छा। तो बस ऐसे ही टाइम कटता रहता है, चलता रहता है बढ़िया, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मनोरंजन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि टेंशन ना करे। और नाटक और थिएटर भी इसीलिए आया है समाज में, इसीलिए देवताओं के काल से चला आ रहा है कि जब युद्ध होते थे उस समय बहुत परिस्थितियां गड़बड़ रहती थी, तो उन सबका मनोरंजन करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए, खुश रहने के लिए नौटंकी शैली आई, नाटक आए, नृत्य आए, सब चीज़ें, सारी चीज़ें इसीलिए आई। तो भैया हम आपको अब मिलवाते हैं हमारे परिवार से, हमारी फैमिली से, क्योंकि हम रहते हैं संयुक्त परिवार में। तो देखिए पहले मैं मिला देता हूँ हमारी धर्मपत्नी जो बिल्कुल बगल में बैठी हैं। तो ये देखिए इनका नाम है प्रिया। तो प्रिया जी क्या बोलना चाहेंगे? जी तो ये देखिए ये प्रिया हैं, तो ये दूर रहती हैं हमसे हमेशा, क्योंकि जब हम शूट पे रहते हैं तो ये हमारे माता पिता का ख्याल रखती हैं। इनके आने से ये सुविधाएं हुई हैं कि अब हमें हमारे माता पिता की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, क्योंकि ये सब व्यवस्थाएं कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर हूँ। तो कैसा लगता है आपको जब हम बाहर रहते हैं शूट पे? तो कोई दिक्कत तो नहीं रहती? नहीं जी, बस कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। और तो ये शूटिंग जो अपनी शादी होने से पहले तुमने हमारे वीडियो वगैरह देखे थे? हाँ जी देखे हैं। अच्छा, तो कैसा लगता था? ये कौन व्यक्ति आ रहा है टीवी पे? हैं?
ये देखो ये बहुत शर्माती हैं, मतलब ये कैमरे पे ज़्यादा नहीं बोल पाती हैं और ऐसे तो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। हालांकि फ़ोन पे हम सब टच में रहते हैं हर तरीके से, तो ये फ़ोन पे ज़्यादा एक्टिंग कर लेती हैं, ऐसे इनको दिक्कत है। देखिए मैं आपको अपनी माता जी से मिलाऊंगा। मम्मी जी बहुत डांटती थी जो भी मैं एक्टिंग करता था, तो ये माता जी हैं। तो हाँ जी माता जी, बोलिए कुछ दो शब्द। क्या क्या लगता था आपको जब पहले मैं एक्टिंग वगैरह करता था तो? अच्छी लगती थी एक्टिंग में। हाँ, उनकी पढ़ाई छोड़ कर गए, एक्टिंग कर रहा हूँ का कारण। तो फिर आपको क्या लगता था कि टीवी पे आएगा ये कभी, ऐसा लगता था? लगता था हाँ, हो जाए जे टीवी पे एक्टर बन गए हैं। तो करने क्यों नहीं देती थी फिर? तो बच्चे थे जो मना करते थे। बच्चे थे तो मना करती थी, अब मना नहीं करती, अब कहती करो, बड़े हो गए अब खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो सब कुछ हो रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, टीवी पे दिख रहे हैं और ये भी टीवी पे आ रहे हैं, तो आप खुश हैं? आप खुश हैं। देखिए चाची जी हैं और इनने भी छोटे से चूंकि हमने यहीं पे रहा हूँ सारी चीज़ें की हैं, तो चाची जी आपको क्या लगता था? मुझे तो लगता था छोटे से ही बहुत एक्टिंग करता था, टीवी पे भी। हाँ, आज भी करता, और टीवी पर जो सीरियल देखता था वैसे ही करता था और आवाज़ भी निकालता था। और ये हमारी बहू हैं, छोटे भाई की धर्मपत्नी है। तो आप बोलना चाहेंगे क्या देखें आपने मेरे कितने के एपिसोड देखे टीवी पे? देखें इनने भी एपिसोड देखें, चूँकि हमारे यहाँ पे परंपरा रहती है, बड़ों का थोड़ा लिहाज किया जाता है, शर्म रहती है, तो ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो कम शब्दों में उनने अपना इंटरव्यू जो है वो निपटा दिया। तो अब हम प्रिया के पास आ गए। तो प्रिया बताओ अब कैसा क्या लगता है तुम्हें, मतलब व्यवस्थाएं तुम सब संभाल लेती हो यहाँ पे? अच्छा, तो हालांकि इनका बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास जब भी मैं कोई शूट कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरी एक आदत है कि शूटिंग जैसे ही शॉट होगा रेडी, उससे पहले मैं प्रिया को फ़ोन कर देता हूँ कि भैया सुनो, फ़ोन वोन मत करना, मैं टेक करने जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर जैसे ही एक्शन होता है इनका फ़ोन जेब में बजने लगता है, कहाँ हो, हाँ, इनका दूसरा एक्शन होने लगता है। तो भैया जब भी शूट करने में जाता हूँ तो शूट से पहले इनको फ़ोन करके कह देता हूँ कि अभी फ़ोन मत करना, आधे घंटे तक शूट में बिजी रहूँगा। क्योंकि मैं वहाँ पे डायलॉग बोलने वाला होता हूँ, नीचे इनका फ़ोन बजने लगता है, तो वहाँ पे सारे डायलॉग भूल जाता हूँ मैं फ़ोन देख के। तो पहले इनको जता देता हूँ कि अभी फ़ोन मत करना, फिर बाद में फिर बात कर लेता हूँ इनसे, और फिर शूट पे चल जाता हूँ तो फिर मना कर देता हूँ। क्योंकि बहुत उलझने हो जाती हैं एकदम से अगर आपको फ़ोन आ जाए बीच में शूटिंग का, तो इसलिए वो सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो कैसा लगता है जब शूट पे रहते हैं, बातचीत नहीं हो पाती या शॉट के बाद बात होती, कैसा क्या रहता है? शूट पे डरती हूँ फ़ोन लगाते समय जब शूट चलता है तो? हाँ जी, हाँ जी, यही कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर शूट के टाइम फ़ोन लगाना सही है या नहीं। मतलब शूटिंग चलती है तो वहाँ नहीं रहता अलाउ। हाँ, तो जब शूटिंग चलती है तो प्रिया को जैसे ही पता चल जाए शूटिंग चल रही है तो करीब 2 घंटे तक फ़ोन नहीं करती, भले आधे घंटे का शूट हो। फिर मैं आराम से पहुँच के घर फिर फ़ोन करता हूँ कि शूट निपट गया, तो ये बोलती बताया नहीं आपने शूट ख़त्म हो गया। क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है वहाँ पे कि यार ऐसे टाइम फ़ोन कर दिया अगर और ये डायलॉग भूल गए, क्योंकि अचानक एक्टर का बिल्कुल ध्यान रहता है अपने डायलॉग पे, और अगर अदर जगह ध्यान गया ना तो एकदम से लाइन ब्लिंक हो जाती है, मतलब आपके दिमाग से लाइन उड़ जाएगी, तो वो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये मैनेज करके चलती हैं, तो आगे भी मैनेज करना है। जी जी जी। नमस्कार, तो मैं आ गया हूँ अब अपने पिताजी के पास। गांव में आ गया हूँ मैं, शहर की चकाचौंध से दूर, एकदम शांत और बढ़िया वातावरण में, जहाँ से पला बढ़ा इतने ऊपर तक गया। तो देखिए ये पिताजी हैं, इनके आशीर्वाद से मैं आज इतना ऊपर तक पहुँचा हूँ, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि बाड़े पूत पिता के कर्मा, तो पिताजी के कर्म है, पिताजी के काम ऐसे थे, पिताजी के कार्य ऐसे थे कि मैं आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हूं। पिताजी की सीख ऐसी थी, क्योंकि एक छोटा सा पौधा था, एक छोटा सा अंकुर था, उसको कैसे सींचना है, कैसे उसको पानी देना है, कैसे उसकी परवरिश करना है, इतना बड़ा करना है कि वो संस्कारों में ढले, उसके अंदर ऐसे संस्कार हो कि कभी कोई गलत कार्य ना करे, और गलत कार्य व्यक्ति नहीं करता तभी इतनी ऊँचाइयों तक पहुँचता है। तो ये सब पिताजी का आशीर्वाद था, पिताजी के आशीर्वाद से ही मैं आज वहाँ तक पहुँचा हूँ। पिताजी ने ऐसी मुझे सिखाया, ऐसी शिक्षा दी कि आज मैं इतने ऊपर तक पहुंचा हूं और इतना आगे नाम रोशन कर रहा हूं पिताजी का। क्योंकि अगर पिताजी के कर्म अच्छे रहते हैं, पिताजी अच्छी शिक्षा देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक डर होता है कि उनका नाम किसी तरह से धूमिल ना हो या किसी तरीके से उनके नाम के ऊपर आँच ना आए। क्योंकि जब उनने हमें इतने प्यार से पाला है और बड़ा किया है और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो हमें भी उन संस्कारों को आगे जाके उसको बढ़ावा देना है। तो मैं पिताजी से कहूँगा, पिताजी ने जो आशीर्वाद दिया, तो पिताजी
पिताजी क्या बोलना चाहेंगे मेरे बारे में, तो मैं पिताजी से भी पूछ लेता हूँ। तो पापा जी मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या लगता था पहले? मैं एक्टिंग करता था, हालांकि पापा जी डांटते भी थे, लेकिन अब देखते हैं पिताजी क्या कहते हैं। पिताजी मैं मना करता था कि भैया एक्टिंग में एक्टिंग मत करो, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ईश्वर की कृपा से पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो। लेकिन आप पढ़ लिख के और एक्टिंग करने लगे तो मैंने कही ठीक है, अब एक्टिंग कर रहे हो तो यही कोर्स करो। तो रामकृष्ण ने यही कोर्स किया। पिताजी की दरअसल पिताजी का क्या एक मानना था, एक सोच थी पिताजी की कि भैया तुम जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें कोर्स, उसमें सर्टिफिकेट, मतलब पिताजी को वो था कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट लाओ मेरे पास, उसकी पढ़ाई करो, बिना पढ़े बिल्कुल आप मत बढ़ो कहीं भी आगे। तो पिताजी की सीख थी, पिताजी की शिक्षा थी कि मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और पिताजी की ही शिक्षा थी कि मैंने थिएटर में एमए किया, है ना पिताजी? हाँ, एमए किया। और पंचमुखी दादाजी की कृपा से पंचमुखी हनुमान मंदिर के में रहती थी और वहीं से शिक्षा प्राप्त की। भारत भवन से 11 बजे रात में आती थी। मैंने कहा भाई, जब मैं गया एक बार देखने, इनकी मम्मी और छोटी बच्ची और बलराम जी वहीं पढ़ती थी, वहीं ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने कहा भाई 11 बजे रात को क्यों आती हो? कहीं भारत भवन से आ रहे हैं। मैंने कही क्या करोगे वहाँ पर? कहीं वहीं पर एक्टिंग सिखाते हैं, इसलिए हम भारत भवन जाते हैं। मैं गया, फिर मैंने कही देखो भाई भारत भवन गया, एक दिन ले गए जी मुझको। जब मैंने उनकी शूटिंग देखी वहाँ पर तो मुझको लगा कि नहीं ठीक हो रहा है, सफलता मिलेगी। लेकिन दया कौन की? पंचमुखी दादाजी की। अब मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे छोटे भाई से। ये छोटा भाई बलराम है और ये इसका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। ये हर चीज़ में सपोर्ट करता था कि भैया एक्टिंग कर रहा है, अच्छे करो और बढ़िया करते रहो, लेकिन बस दिखते रहो घर वालों को और उनको, ताकि लगता रहे कि आप अच्छा कुछ कर रहे हो। तो उनको भी कुछ फुटेज या फोटोज़ जो भी आपके सेंड करते रहा करो कि उन्हें लगे कि कुछ हो रहा है। बलराम जी ये भी हालांकि एक्टर है, छोटा मोटा है, इसका भी चलता रहता है थोड़ा बहुत काम। तो हाँ भैया बलराम जी बोलें आप कुछ। भैया का शुरू से ही क्या रहा है कि मतलब स्टार्टिंग में जब ये एक्टिंग लाइन में आए थे तो हमें कहीं से पता नहीं चलता था कि एक्टिंग लाइन में है, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो फोटोज़ कुछ नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम इनको मतलब उतना ज़्यादा दिखते नहीं थे पर्दे पे, छोटे पर्दे पे। थिएटर वगैरह करते थे तो सुबह अपना 8 बजे निकल जाते थे, रात को 11 बजे आते थे तकरीबन। ऐसा हमने 1-2 साल तक देखा। मम्मी पापा जी डांटने लगे कि यार तुम क्या करते हो, सुबह से चले जाते हो, रात में आते हो, कभी टीवी पे दिखाई नहीं देते। फिर धीरे से कभी कभी ऐसा लगा कि टीवी में, पेपर में इनका थोड़ा सा नाम आना शुरू हुआ कि ये कुछ ना कुछ करतब कर रहे हैं, टीवी पर छोटे पर्दे पर दिखाई देना शुरू हुआ, दिया बाती में दिखाई देना शुरू हुआ। तो हमने वो वीडियो फोटोज़ सब काटना शुरू कर दिया, अपने पास सहज के रखना शुरू कर दिया। और हमें खुशी हुई कि भैया धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तो सपोर्ट किया, अभी भी हम सपोर्ट करते हैं कि जाके मुंबई में अपना, ये अखबारों की कटिंग रखना और सारी चीज़ें करना, ये इसका श्रेय बलराम को ही जाता है। हाँ, तो ऐसे मनोरंजन के लिए बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें करना, डायलॉग बोलना, चूँकि नृत्य नाटक और सारी चीज़ें विधाएं ऐसे ही बनाई गई हैं। जब युद्ध के दौरान लोग परेशान हो जाते थे तो उनके मनोरंजन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ये सब चीज़ें, नृत्य नाटक, नृत्यिकाएँ और रामलीला, सारी चीज़ें ऐसे ही लोगों को मतलब मनोरंजन करने के लिए बनाई गई थी उस समय। तो चूँकि आज के समय भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ऐसे ही यही है मेरा परिवार, मेरा गाँव, मेरा देश, और आगे भी आपको मिलेंगे ऐसे एपिसोडों के साथ। तो मेरा गांव मेरा देश के ये स्पेशल सेगमेंट में आपने देखा कि कैसा है रामकृष्ण धाकड़ का गांव। ये दिल से बिल्कुल देसी है और अपने गांव में ये खूब एंजॉय करते हैं। उम्मीद है आपने एक्टर रामकृष्ण धाकड़ के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और कैसा है इनका गांव, इनका देश, ये जाना होगा। मध्य प्रदेश रायसेन से राजेश रजक संग, ब्यूरो रिपोर्ट।